Hello, dear learners. Welcome to the class. So, today we are going to do a program calculate area of rectangle by defining member functions outside the class. So, लास्ट डे हमने एक प्रोग्राम किया था उसमें भी हमने रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट किया था बट वहाँ पे हमने जो मेंबर फंक्शंस थे उनको क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन किया था। आज जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं उसमें मेंबर फंक्शंस को क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन करेंगे और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रोग्राम को। हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं हमने iostream.h conio.h। जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि जितने भी आप इनबिल्ट फंक्शंस यूज करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए उनके लिए हेडर फाइल्स इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद हमने बनाई है एक क्लास जिसका नेम है रेक्टेंगल। क्लास की बॉडी स्टार्ट हो रही है विद ओपनिंग करली ब्रेस और ऐसे डाटा मेंबर्स जिनको हमने प्राइवेट रखना है लाइक ए और बी हैं उनको प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। और दो मेंबर फंक्शंस हमने बनाए हैं सेट डेटा एंड रीड जिनका रिटर्न टाइप है वॉइड मींस वो रिटर्न नहीं करेंगे कुछ भी। और उनके उनके लिए जो एसएस मॉडिफायर हमने यूज किया वो है पब्लिक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेट डेटा जो हमारे पास फंक्शन है मेंबर फंक्शन है उसके अंदर दो पैरामीटर हमने पास किए हैं दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो जब हम वैल्यू पास करेंगे एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे सेट डेटा फंक्शन के अंदर तो वो भी किस टाइप की जाएंगी इंटीजर टाइप की। तो लास्ट डे के प्रोग्राम में और इसमें डिफरेंस क्या है आज हम सीखेंगे कि क्लास की बॉडी के बाहर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमने रीड मेथड को डिक्लेयर किया है उसके नीचे हमने क्लास को क्लोज कर दिया है। क्लास की क्लोजिंग का पता कैसे चलता है आपको क्लोजिंग करली ब्रेस और उसके बाहर आपने लगाए होते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल क्लास है उसकी बॉडी क्लोज हो रही है। अब जो सेट डेटा और जो रीड मेंबर फंक्शंस हैं दो इनको हम क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन करेंगे जिसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। तो आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी हम मेंबर फंक्शंस को क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन करेंगे तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और उस ऑपरेटर को लिखते कैसे हैं हमने सीख लिया है कि डबल कॉलन का जो सिंबल है वो लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेट डेटा की बॉडी को जो है वो डिफाइन करना है तो जो वॉइड है हमारे पास दैट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन रेक्टेंगल आ गया क्लास का नेम उसके आगे हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया है और सेट डेटा मेथड को लिखा है जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए हैं एक्स और वाई और उनका जो डेटा टाइप है वो क्या है इंटीजर। तो यहाँ पे सेट डेटा की बॉडी के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शंस को हम डिफाइन कर रहे हैं a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू वाई। यानी x में अगर कोई वैल्यू जाएगी तो वो a में स्टोर हो जाएगी और y में कोई वैल्यू हम एंटर करेंगे तो वो b में स्टोर हो जाएगी। तो सेट डेटा की बॉडी यहाँ पे हमने क्लोज कर दी है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है एरिया फंक्शन। तो एरिया जो है वो रेक्टेंगल क्लास का फंक्शन है इसलिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इसे भी यहाँ पे लिख रहे हैं। और एरिया मेथड की जो बॉडी है उसको स्टार्ट करते हैं विद द ओपनिंग करली ब्रेस। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया इंट ए आर इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला है रेक्टेंगल का। जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जब यहाँ पे ए इंटू बी की वैल्यू कैलकुलेट होके एरिया में स्टोर हो जाएगी ए आर जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगी तो हमने एक मैसेज पास किया यहाँ पे सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सी आउट ऑब्जेक्ट का आपको पता है क्या मीनिंग है यहाँ पे जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ का मीनिंग था कोई मैसेज आपने प्रिंट करवाना है आउटपुट को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बाहर हमने डबल कॉलन जो डबल कॉलन के अंदर आपने लाइन लिखी है वो मैसेज है और जो बाहर आपने लिखा है वो वेरिएबल का नेम है जिसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हमने क्या किया है इस फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर दिया है। सो आई थिंक आपको जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है आप सभी को उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया है कि कहाँ पे यूज करेंगे। इट इज यूज टू डिफाइन द मेंबर फंक्शंस आउटसाइड द क्लास बॉडी। तो यहाँ पे दो ही मेंबर फंक्शन हमने लगाए हैं सेट डेटा एंड एरिया मेथड। आगे जो प्रोग्राम्स हम करेंगे उसमें जो कि लेंथी प्रोग्राम्स होंगे तो उनमें मोर देन टू फंक्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके।
अब आ जाता है हमारे पास मेन मेथड। तो मेन मेथड के अंदर फिर से हम रेक्टेंगल क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, R1 एंड R2। R1 के साथ सेट डेटा मेथड को कॉल किया है हमने, जिसमें दो पैरामीटर इंटीजर टाइप के 5 और 10 पास कर दिए हमने। और एरिया मेथड को यहाँ पे कॉल कर लिया हमने। तो एरिया मेथड जब कॉल होगा तो बेसिकली होगा क्या, एरिया मेथड के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी, आपने लिखा था ए आर इज इक्वल टू ए इंटू बी, मीन्स 5 into 10 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद R2 डॉट सेट डेटा, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ सेट डेटा मेथड को कॉल किया हमने। तो यहाँ दोबारा से कॉल किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने 10 और 20 कर दी, तो ये कैलकुलेट होके हमारे पास कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे टू टाइम हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमने जब फंक्शन का टॉपिक किया तो हमने यही पढ़ा था कि बाय यूजिंग फंक्शंस प्रोग्राम का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब एरिया मेथड को हम अगेन एंड अगेन यूज कर रहे हैं, तो हम इसको बार बार डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट उसको कॉल कर रहे हैं। किसकी हेल्प किससे, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। और एक क्लास के मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी आपको ये समझ आ गया होगा, कल भी वैसे मैंने आपको बताया था कि मेन मेथड को लास्ट में हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो सी प्लस प्लस है वो है बॉटम अप अप्रोच, यानी सब फंक्शंस को आप पहले डिफाइन कर देते हो और जो मेन मॉड्यूल होता है उसको लास्ट में लिखते हो। इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप उसको सेव करोगे विद द हेल्प ऑफ F2 की, और मैन्युअली भी जा सकते हैं आप। और उसके बाद जिस तरह से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल करते थे हम, ऑल्ट F9, उसके बाद कंट्रोल F9, और आपकी जो आउटपुट है आपकी जो स्क्रीन पे आ जाएगी। तो इस तरह से प्रोग्राम्स को अगर आप एक एक लाइन को प्रॉपरली ध्यान से समझोगे तो प्रोग्राम बहुत इजी है। अगर आप उनको समझ के नहीं करोगे, रट्टा मारोगे, तो आपके लिए बहुत टफ ये हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि आपको ये जो वीडियो मैंने डाली है नेट पे, इसको आपने क्या करना है कि 2 से 3 बार सुनना है, ताकि आपको हर एक लाइन का जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। जिस बच्चे को ये 2 प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गए, आगे के प्रोग्राम बड़े ईज़िली समझ आ जाएँगे। तो आउटपुट भी आपको यहाँ पे दिखाई गई है इस प्रोग्राम की। सो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी कल के लेक्चर में आगे का जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।